हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भाग सेकंड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग फर्स्ट के अंदर अपन ने राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी सिलेबस की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके भी 5 भाग है, यानी कि 5 इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इकाई फर्स्ट, जिसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो जिसमें सबसे पहले ये रही आपकी फर्स्ट इकाई, इसमें संविधान निर्मात्री सभा। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि संविधान का जो निर्माण हुआ है 1947 से लेकर के 1949 के बीच में, उस सभा के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर ये हमारे निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। इनकी देखरेख में हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हुआ। अब अगर अपन बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या दृष्टिकोण था, वो क्या कमेटियां बनाई गई थी, उन पूरी कमेटियों के बारे में चर्चा अपन अपने क्लास के अंदर विस्तृत सिलेबस है उसमें करेंगे। इसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण, और भारतीय संविधान के निर्माण के बाद में इसके क्या क्या मुद्दे रहे थे और उन मुद्दों के बारे में विस्तृत अपन जानकारी लेंगे। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में भी विस्तृत जानकारी करेंगे। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान की, जिसको आत्मा कहा गया है, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, आत्मा के ऊपर ही निर्भर है, उसी प्रकार उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है, जिसके अंदर एक बार संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर एक बार प्रस्तावना में चेंज हुआ है, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान की क्या रूपरेखा है, कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान है एक लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान लिखित है, क्या अलिखित भी संविधान होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल अलिखित संविधान भी होते हैं। जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, जो परंपराओं के आधार पर चलता है, यानी कि उनकी जो परंपराएं बनी हुई है, जो रूढ़ियां बनी हुई है, उसी के आधार पे चलता है। जिस प्रकार से अपने भी कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जिसके आधार पे आज भी अपन चलते हैं, जो लिखित में कहीं भी नहीं है, उसी प्रकार से उनके भी लिखित में नहीं है, लेकिन रूढ़ियों के, परंपराओं के आधार पर चलता है। लेकिन हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो लिखित है और जो नियम है वो लिखे हुए हैं, और सबसे बड़ा यानी कि इसके अंदर अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में बंटा हुआ है। भाग 22 है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद। इतना बड़ा हमारा संविधान है। इसके बाद में हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। अगला हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार हमारे क्या है, जो नागरिकों को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं उनकी बात करें। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंदर अधिकार है वो 7 दिए गए थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार। मूल अधिकार 7, और मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारा जो मूल एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यानी कि धन दौलत पैसे कितने भी अपन रख सकते थे, संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया और पीछे मूल अधिकार रहे 6 मूल अधिकार। अब वर्तमान में अगर पूछें तो हमारे मूल अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 मूल अधिकार है। फिर आते हैं कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य किसके कर्तव्य? हमारे नागरिकों के कर्तव्य। जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं, ये हमारे कर्तव्य, और 11 कर्तव्य दिए गए हैं। और उन 11 कर्तव्यों की बात करें तो संविधान के भाग 4 क में, भाग 4 क के अंदर हमारे
मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो 11 हैं, और इसके बाद में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये राज्य के मूल कर्तव्य, जिस प्रकार से हमें कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्य तो नागरिकों के, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के मूल कर्तव्य है। और ये आर्टिकल 37 से लेकर के 51 तक है, वो हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसके आधार पे राज्य है वो एक चलता है। यानी कि राज्य चलता का मतलब है कि राज्य अपने नियम कायदे जो भी नागरिकों को किस प्रकार की सुविधा दे सकता है, वो पूरे के पूरे कर्तव्य है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। तो ये तो था हमारा इकाई फर्स्ट, यानी कि प्रथम इकाई के अंदर ये बात। अब आगे अपन पढ़ते हैं दूसरी इकाई यानी सेकेंड इकाई, जिसमें संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की बात करती है संघ। संघ का मतलब क्या है? संघ यानी कि अलग अलग जो स्टेट है, स्टेटों से बनकर के बना एक संघ है। संघ के अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 व्यवस्थाएं की गई है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें अपन कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका यानी कार्य करने वाली एजेंसी, और व्यवस्थापिका यानी वो व्यवस्थाएं देखती है, और व्यवस्थाएं सही है या नहीं है वो पूरी की पूरी अगर सही है या गलत है इसका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आता है अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि यानी कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है। अगर देखा जाए तो पूरी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उसको यूज कौन करता है? यूज करता है प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का पद होता है। पद यानी कि मतलब उसके बाद में शक्तियां खूब है, लेकिन वो उस शक्तियों को काम में उपयोग में नहीं ले सकता। तो वो पूरी की पूरी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री उपयोग में लेता है। अब राष्ट्रपति की 3 विशेष शक्तियां हैं, वो है आर्टिकल 352, 356 और 360, ये विशेष शक्तियां हैं। इसके बारे में भी अपन विस्तृत से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री है वो सदन का नेता भी हो सकता है। अब प्रधानमंत्री की बात करें अपन तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अगर इनकी बात करें, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बनाई जाती है, और प्रधानमंत्री उनका मुखिया होता है। अब प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं तो इसके बारे में, प्रधानमंत्री दोनों सदनों से हो सकता है, मंत्रिपरिषद में भी दोनों सदनों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में इनकी शक्तियां क्या है, उनका कार्य क्या है, और उसका आपस में संबंध क्या है, यानी संबंध किसका? प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से। इसके बारे में भी अपन विस्तृत से अगली यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी इकाई सेकंड। इसके बाद में आता है इकाई थर्ड। इकाई थर्ड के बारे में अगर अपन बात करें तो ये रही आपकी इकाई थर्ड, 3 नंबर, जिसमें संसद। अब संसद की बात करें तो हमारे संसद के अंदर 3 पार्ट है। संसद के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और तीसरी है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। अब इन संसद की बात करें तो इसका गठन के बाद में इसकी शक्तियां, यानी संसद के पास में क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में, और उसके बाद में अगला हमारा है वो है न्यायिक, उच्चतम न्यायालय, यानी न्यायालय के बारे में बताया गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय 2 है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि इसमें किस प्रकार से इनका चयन किया जाता है, कितने जज होते हैं, किस प्रकार से बहस की जाती है, क्या बहस होती है, और अगर कोई भी कानून है उस कानून को अगर लागू करना है या नहीं करना है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था यानी कि कार्यपालिका
और व्यवस्थापिका, उन दोनों के अगर जो कानून बनाया है सही है या नहीं है, उसका बारे में बताने के लिए हमारे एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है वो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। इसके बाद में पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी कि न्याय सही किया है या नहीं किया है, उसके लिए पुनः विचार करना, यानी निम्न न्यायालय का उच्च न्यायालय के द्वारा ऑर्डर देना, ये है पुनरावलोकन की प्रक्रिया। यानी कि वापस भेजना कि आपने जो कानून बनाया है ये सही है या नहीं है। या फिर जो निम्न न्यायालय है, निम्न यानी कि उसके नीचे वाले न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको चुनौती दे सकती है या उसको वापस उतारने के लिए भी कह सकती है। फिर न्यायिक सक्रियता और निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, अब जैसे राज्य की बात करें तो राज्य में निर्वाचन आयोग अलग होता है, स्टेट में अलग होता है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है और स्टेट में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है। अब निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम है समय पर चुनाव करवाना, यानी कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई भी अगर दल है वो मनमानी न करे। चुनाव आयोग है, इसलिए चुनाव आयोग बनाया गया और चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव करवाने का कार्य किया जाता है या करता है। और फिर चुनाव सुधार की बात करें, यानी कि चुनाव में किस प्रकार से सुधार किए जाए, जो हमारे वर्तमान प्रणाली चल रही है उस प्रणाली में क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है, किस प्रकार से राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो कटाक्ष करते हैं उसके बारे में, चुनाव सुधार के बारे में, या फिर उसके कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर चलें, इसके बारे में अपन विस्तृत से जानकारी करेंगे। आगे हमारे नेक्स्ट इकाई है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 जिसमें भी संघवाद आता है। संघवाद यानी कि जिसमें भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति क्या है। संघ का मतलब क्या है? संघ यानी कि छोटे छोटे राज्यों से बना करके एक संघ का निर्माण किया, यानी कि भारत के अंदर जो स्टेट है उन स्टेटों पूरों को मिला करके एक संघ। अब संघ में भारतीय संघ की राज्यों की स्थिति क्या है, यानी कि पूरे राज्य है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश और जिसमें उपराज्यपाल होता है वो शासन करता है, बाकी वालों में राज्यपाल होते हैं और उन बाकी मुख्यमंत्री वहाँ भी होता है, यहाँ भी बाकी सब कार्य होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पूरा का पूरा कंट्रोल है वो केंद्र के हाथ में होता है और राज्य में राज्य सरकारें होती है। और इसके बाद में केंद्र और राज्य का आपस में संबंध क्या होता है? संबंध आपस में अगर देखा जाए तो संबंध स्थापित करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल क्या करता है, उस राज्य का सीधा केंद्र से संबंध करवाता है, यानी कि जो भी कानून व्यवस्था वगैरह जितनी भी है पूरा का पूरा राज्यपाल की देखरेख में होता है और राज्यपाल उनको पूरी की पूरी सूचना देता है। इसके बाद में उसकी नई प्रवृत्तियां और उसकी प्रवृत्तियां और विकास के बारे में अगर अपन बात करें तो ये विकास यानी किसका? राज्य का विकास कैसे हो सकता है, उसकी किस प्रकार से बजट दिया जाता है, केंद्र से सहायता दी जाती है, तो उसके विकास के बारे में। फिर आता है अगर अपन राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें तो राज्यपाल में भी शक्तियां क्या है? सेम शक्तियां हैं। सेम यानी कि जिस प्रकार से शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है वही राज्यपाल। अब राष्ट्रपति की शक्तियां विस्तृत होती है क्योंकि वो स्टेट लेवल पे होता है और राज्य में एक संवैधानिक पद पे राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल के भी, लेकिन दोनों की स्थिति सेम है। सेम का मतलब है कि राज्यपाल की शक्तियां वास्तविक रूप से तो क्या होता है कि पूरे की पूरे मुख्यमंत्री है वो यूज लेता है और राष्ट्रपति में जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री यूज लेता है। लेकिन फर्क ये है कि वो स्टेट में है और वो सेंटर में है। फिर संघीय व्यवस्था और उसकी भूमिका के बारे में भी अपन विस्तार से अपने सिलेबस के अंदर है वो बुक में पढ़ेंगे। अब आगे आता है नेक्स्ट इकाई। नेक्स्ट इकाई और लास्ट इकाई ये है हमारी 5वीं इकाई। 5वीं इकाई है भारतीय संसदीय व्यवस्था। भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है इसमें अगर अपन बात करें तो संसदीय व्यवस्था तो है, संसदीय व्यवस्था का अर्थ आप समझ गए, जिसके अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। अब इसमें भी बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है कहीं कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, लेकिन हमारे संविधान में
बहुदलीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई। बहुदलीय यानी कि बहुत सारे दल है, जिसमें 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय दल भी खूब है। अब बहुदलीय व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि हमारे अगर भूभाग देखें, हमारा क्षेत्र देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कई प्रकार के लोग हैं। तो इस कारण से यहाँ पर एक या द्विदलीय व्यवस्था नहीं चल सकती। और अगर द्विदलीय बात करें तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। फिर आता है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल यानी कि उस क्षेत्र में जो कौन सा दल है, राजनीतिक दल की बात करते हैं, उस क्षेत्र में राजनीतिक दल कौन सा है। और फिर गठबंधन सरकार है। गठबंधन का मतलब होता है 2-3 दल मिलकर के एक गठन करते हैं दल का, जिसको गठबंधन करते हैं। जैसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो एनडीए और यूपीए 2 प्रकार की गठबंधन की पार्टियां है, यानी कि दल आपस में मिलकर के 2 प्रकार के दलों से पार्टियां बनती है। तो अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर एनडीए की सरकार यानी कि, और इससे पहले यूपीए की सरकार थी। अब राजनीति का अपराधीकरण की बात करें तो अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी के जो एमएलए एमपी है उनको खरीद फरोख्त करना या उसको कुछ प्रलोभन देना जिससे कि वो एमएलए है उस पार्टी में आ जाए। तो ऐसी घटना को रोकने के लिए किस प्रकार से क्या क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में भी अपन। और फिर अगर बात आती है हमारे राजनीति में, तो राजनीति में आज के अगर युग की बात करें या आज के समय की बात करें तो जातिवाद सबसे हैवी है। अब जातिवाद हैवी होने का मतलब है कि ये राजनीति का क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है। अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि जो साफ सभी की राजनीति होनी थी वो नहीं हो रही है। नहीं होने का कारण है जातिवाद। जातिवाद के कारण भी राजनीति के अंदर क्या है, कुछ कमियां हो गई है। और फिर निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता यानी गरीबी को किस प्रकार से अपन हटा सकते हैं, इसके बारे में भी अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये सिलेबस पार्ट 2 का ये 5 इकाइयों में बंटा हुआ है। इसके बारे में अपन ने विस्तृत से जानकारी ली। धन्यवाद।